नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत कम संख्या है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। आज ये जो हमारी क्लास होने वाली है, आज ये हमारी 7वीं क्लास है। जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है 10,000 प्लस क्वेश्चंस की, उसमें ये आज हमारी जो क्लास है ये आज 7वीं क्लास है। आज ये हमारी 7वीं क्लास है, 7वीं क्लास होने वाली है। प्लीज़ एक बार जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार क्लास। कल भी मैंने देखा था बहुत कम बच्चे थे, आज भी बहुत कम बच्चे हैं। आप शेयर नहीं करते हो। अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और पुराने जितने भी स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट है, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार क्लास। शेयर कर दिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। जो बच्चे नहीं आए हैं उनका वेट करेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी धमाकेदार क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, केनोला किस फसल से संबंधित है, या केनोला का संबंध किस फसल से है। क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है धान, दूसरा है सरसों, तीसरा है कपास और चौथा है गन्ना। केनोला का संबंध किस फसल से है, केनोला का संबंध बताना है आपको। केनोला का संबंध किस फसल से है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। धान, सरसों, कपास या गन्ना। क्या होगा इसका जवाब। केनोला का संबंध किस फसल से है, धान, सरसों, कपास या गन्ना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। केनोला का संबंध बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है। बहुत कम संख्या है, आप शेयर नहीं करते हो। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए केनोला का जो संबंध माना जाता है वो संबंध माना जाता है सीधा सरसों से। किससे माना जाता है। केनोला का संबंध माना जाता है सरसों से। सरसों जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का ग्रुप या समूह होता है जो क्या कहलाता है, केनोला कहलाता है। क्या कहलाता है, केनोला कहलाता है। अब देखिए केनोला से संबंधित अभी 2-3 लेटेस्ट क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। उन क्वेश्चंस को मैं पहले समझा देता हूँ आपको ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। देखिए क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरसों की पहली किस्म है, केनोला किस्म है, उस किस्म का नाम क्या। पहली केनोला किस्म कौन सी है, तो पहली केनोला किस्म कौन सी है। पूसा 00 मस्टर्ड 31। पूसा 00 मस्टर्ड 31 ये पहली केनोला किस्म है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, पूछी जा सकती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अन्य जो सरसों की किस्में होती हैं उसमें जो इरूसिक अम्ल होता है उसकी मात्रा 2% से अधिक पाई जाती है और इरूसिक अम्ल फायदेमंद नहीं होता, नुकसानदायक होता है। इसीलिए इस किस्म के अंदर जो इरूसिक अम्ल की मात्रा है वो 0.2% से कम पाई जाती है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ग्लूकोसाइनेट है वो भी 3 ppm से कम पाया जाता है। ग्लूकोसाइनेट है ये भी क्या है, एक हानिकारक तत्व है। तो आगे बात समझ में, इसीलिए यह किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पीछे पूछी भी गई है। अगर आपसे पूछ ले कि ये किस्म विकसित कहाँ से की गई है, तो ये किस्म विकसित की गई है IARI से। कहाँ से, IARI से इसको विकसित किया गया। आगे बात समझ में। पूसा मस्टर्ड 0031 सरसों की किस्म है, ध्यान रखना सरसों की किस्म है और केनोला किस्म है, पहली भारतीय केनोला किस्म है जिसमें 0.2% से कम इरूसिक अम्ल पाया जाता है और 30 ppm से कम क्या पाया जाता है, ग्लूकोसाइनेट। 30 ppm से कम क्या पाया जाता है, ग्लूकोसाइनेट पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस्म पक्का पूछी जाएगी इस बार कि केनोला की किस्म कौन सी है, तो केनोला की किस्म का जवाब देना है। अगर पूछ ले केनोला किससे संबंधित है तो सरसों से। अगर पूछ ले कि केनोला की विशेषता तो इरूसिक अम्ल 0.2% से कम और ग्लूकोसाइनेट 30 ppm से कम पाया जाता है। कभी कभी सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि इरूसिक अम्ल का संबंध किससे है, तो इरूसिक अम्ल का संबंध सरसों से या सरसों ग्रुप की जितनी भी फसलें हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, इरूसिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एक विषाक्त होता है ये ग्लूकोसाइनेट, ये भी विषाक्त होता है। आगे बात समझ में क्लियर है। बिल्कुल इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूरी क्लास में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष। अगला सवाल पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष
कब घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष कब घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ये सवाल हो सकता है कि राजस्थान का है। राजस्थान में ऊंट को बहुत मान्यता दी गई है। ये ऊंट हमारा क्या है? राज्य पशु भी है। राज्य पशु इसको भी बना दिया गया है, ध्यान रखना, इसको भी राज्य पशु बना दिया गया है। तो क्या पता ये सवाल आ सकता है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष कौन सा है? कौन सा ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 2024, दूसरा है 2021, तीसरा है 2016 और चौथा है 2015। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर A, B, C या D। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024, 2021, 2016 या 2015, क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष A, B, C या D। A, B, C या D, क्या होगा इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष का? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष का जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए वैसे तो लगभग सबका रॉन्ग है लेकिन कोई बात नहीं, जिसने इसका जवाब दिया है 2024 बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष है 2024। आ गई बात समझ में? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 से ध्यान रखना। अब देखिए 2021 में क्या था? 2021 में था अंतर्राष्ट्रीय सब्जी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी वर्ष। ध्यान रखना 2019-21 में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी वर्ष था। कल भी मैंने आपको बताया था, कुछ लोग कोरोना वर्ष कह रहे थे, तो कोरोना वर्ष 2019 है, 2021 नहीं है, ठीक है। और 2021 का जो वर्ष है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष माना गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर 2016 का भी मैंने आपको बताया था कल कि 2016 में क्या हुआ था। तो 2016 को अपन दलहन वर्ष के नाम से जानते हैं। किस वर्ष के नाम से जानते हैं? दलहन वर्ष के नाम से इसको जाना गया है, या इसको पल्सेस ईयर के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में 2015 का भी मैं 2 बार पीछे सोल्व करवा चुका हूँ। 2015 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है। क्या है? 2015 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष माना जाता है। और 2015 के अंदर ही सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत हुई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया था? श्री गंगानगर के सूरतगढ़ कस्बे के अंदर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया था। अगली बात समझ में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और शेयर तो आप करते नहीं हो, क्लास खत्म होने के बाद में ना तो कमेंट करके जाते हो। कमेंट तो करना चाहिए कम से कम आप लोगों को, बिल्कुल मैं रोज़ बोलता हूँ, आप कमेंट करके नहीं जाते, तो प्लीज़ कमेंट करते रहें। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस पुस्तक, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर 1 है ICAR, ऑप्शन नंबर दूसरा है CACP, तीसरा है IARI और चौथा है IIHR। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस पुस्तक का प्रकाशन, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये सवाल पीछे पूछा जा चुका है, पीछे एग्जाम्स में ये सवाल पीछे पूछा जा चुका है। आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर A, B, C या D। क्या होगा इसका आंसर? इसका जवाब देना है ऑप्शन नंबर A, B, C या D। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस पुस्तक, देखिए इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस पुस्तक क्या है, इसकी पूरी कहानी बताता हूं मैं आपको। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ICAR। क्या होगा? ICAR के द्वारा क्या किया जाता है? इसका प्रकाशन किया जाता है, और ये इंग्लिश के अंदर प्रकाशित होती है। किसके अंदर प्रकाशित होती है? इंग्लिश के अंदर ये प्रकाशित होती है, और ये मासिक है। मासिक का मतलब हर महीने इस प्रकाशित होती है, हर महीने इस किताब को, पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले CACP क्या करता है? CACP का मतलब क्या होता है? CACP का मतलब होता है कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंदर CACP की। आगे बात समझ में, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर A है आपके पास में ICAR, ऑप्शन नंबर दूसरा है CACP, तीसरा है IARI, चौथा है IIHR। जवाब दीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? जवाब देना है आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य का। ऑप्शन नंबर A, B, C या D।
बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब देना है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ICAR, CACP, IARI और IIHR। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, स्टूडेंट बहुत कम है, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका क्या होगा इसका जवाब? देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है CACP जिसने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। CACP का मतलब क्या होता है? CACP का मतलब होता है कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग इसको बोला जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1965 में। ये सवाल पीछे पूछा जा चुका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो CACP करता है। इसको कृषि लागत व मूल्य आयोग बोला जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा गया है, ये सवाल पीछे पूछा गया है। इसको ध्यान से समझ लेना और ध्यान से इसको याद कर लेना। अगली बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में शल ने, ऑप्शन नंबर दूसरा है फंक, तीसरा है जॉन्स और चौथा है डॉक्टर शास्त्री। जवाब देना है क्या होगा? विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है विटामिन शब्द किसने दिया। विटामिन शब्द किसने दिया, इसका लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। विटामिन शब्द किसने दिया? देखिए, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है फंक, बिल्कुल सही जवाब है। जो विटामिन शब्द दिया था वो किसने दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगली बात समझ में। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ शल, ये शल नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बीज ओज, क्या दिया था? बीज ओज शब्द दिया था। अगली बात समझ में, बीज ओज शब्द दिया था और बीज ओज के बारे में बताया था। फिर इसके बाद में बता देता हूँ जॉन्स। जॉन्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? जॉन्स नामक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया था? मक्का की द्विसंकर तकनीक, क्या मक्का के अंदर द्विसंकर तकनीक को विकसित किया था। ये प्रश्न पूछा गया है, पीछे आ भी सकता है। द्विसंकर तकनीक क्वेश्चन पूछा गया था, मक्का की द्विसंकर तकनीक को विकसित करने का श्रेय जाता है तो जॉन्स को जाता है। ठीक है, जॉनसन अलग है और जॉन्स अलग है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में शास्त्री, जो डॉक्टर शास्त्री हैं, उसको क्या श्रेय जाता है? आपने पढ़ा होगा कि धान की जया किस्म पढ़ा होगा। इसको भारत का जादुई चावल भी बोला जाता है। तो धान की जो जया किस्म है, उस जया किस्म को विकसित करने का श्रेय डॉक्टर शास्त्री को जाता है। आगे बात समझ में, ये चावल की प्रथम क्या है? प्रथम संकर किस्म है। आगे बात समझ में, चावल की प्रथम किस्म थी और वेरी इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती थी और अच्छी गुणवत्ता का चावल प्राप्त होता था। आगे बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जो कायिक विकार वाले प्रश्न हैं, उन कायिक विकार वाले प्रश्नों में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ये। कायिक विकार वाले जितने भी प्रश्न हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विप्टेल नामक कायिक विकार किसकी कमी से होता है? विप्टेल नामक कायिक विकार किसकी कमी से होता है? जवाब कायिक विकार का भी मैं समझा देता हूँ। मैं कायिक विकार देख लीजिए, पहले कायिक विकार समझ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। या पहले आप इसका आंसर दीजिए फिर कायिक विकार समझेंगे अपन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में जस्ता, दूसरा है आपके पास में ऑक्सीजन, O2 का यहाँ पर O2 लिखा हुआ है, 02 नहीं है, O2 का मतलब ऑक्सीजन, तीसरा है Ca यानी कि कैल्शियम और चौथा है MO यानी कि मोलिब्डेनम। अब आपको जवाब देना है विप्टेल नामक कायिक विकार किसकी कमी से होता है? विप्टेल नामक कायिक विकार किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। विप्टेल नामक कायिक विकार किसकी कमी से होता है? Zn02 नहीं है, O2 है, तीसरा है Zn, फर्स्ट है Zn यानी जस्ता, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है मोलिब्डेनम। जवाब दीजिए, लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है विप्टेल नामक कायिक विकार किसकी कमी से होता है। देखिए, विप्टेल नामक कायिक विकार की अगर बात करें तो विप्टेल नामक कायिक विकार जो होता है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से। अगली बात समझ में, वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। मोलिब्डेनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कायिक विकार समझ लीजिए, कायिक विकार का मतलब क्या होता है। देखिए, जो पौधे होते हैं उन पौधों को नुकसान पहुँचाने के जो कारक हैं वो कारक कौन कौन से हैं? नंबर एक तो है आपका कीट नुकसान पहुंचाता है। नंबर दूसरा क्या है? नंबर दूसरा है आपका रोग भी नुकसान पहुंचाता है। नंबर तीसरा है आपका प्रतिकूल मौसम,
प्रतिकूल मौसम यानी कि विपरीत मौसम या जैसा मौसम पौधे को चाहिए उसके उल्टा मौसम होता है तब पौधे को नुकसान पहुंचता है। आगे बात समझ में। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसको अपन बोलते हैं कायिक विकार। ये कायिक विकार कैसे उत्पन्न होते हैं? ये या तो प्रतिकूल मौसम हो यानी कि खराब मौसम हो, या किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से, किसी न किसी पोषक तत्व की, जो पोषक तत्व होता है उस पोषक तत्व की कमी से कायिक विकार या दैहिक विकार भी इनको बोला जाता है, इनको दैहिक विकार भी बोला जाता है, ये उत्पन्न हो जाते हैं। आगे बात समझ में। ये किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से या अधिकता से या फिर क्या होंगे, या फिर प्रतिकूल मौसम जो होगा उसके कारण ये कायिक विकार या दैहिक विकार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे विप्टेल जो दैहिक विकार है एक, ये किसका है? ये फूल गोभी का है। किसका है? ये फूल गोभी का है। और ये फूल गोभी के अंदर जो होता है ये किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। आगे बात समझ में। तो कायिक विकार से संबंधित एक सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके अंदर देखिए मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। एक तो जितने भी कृषि संस्थान हैं उन कृषि संस्थान में से आपसे पक्का 2 क्वेश्चन तो मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछता है। ये पुराना जितना भी रिकॉर्ड है मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, आप उठा के देख लेना, उसमें आता ही आता है। ठीक है। फिर उसके अलावा वो आपसे एक दैहिक विकार जरूर पूछता है, एक कीट जरूर पूछता है, एक रोग जरूर पूछता है वो। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आपकी स्टडी को कॉन्सेप्टिव करना है। पुराने जितने भी पेपर हैं उनको बेस मानते हुए अपने को अच्छी तैयारी करनी है। आगे बात समझ में। तो विप्टेल नामक कायिक विकार बता दिया मैंने, मोलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी के अंदर होता है। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। यहाँ पर थायोयूरिया है, यूरिया नहीं है। थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा बतानी है आपको। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में 18%, दूसरा है आपके पास में 46%, तीसरा है आपके पास में 16% और चौथा है आपके पास में 36%। जवाब दीजिए थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 46%, 16% या 36%। थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। देखिए थायोयूरिया के अंदर अगर नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो थायोयूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, जिसने इसका जवाब दिया है थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा का, जिसने जवाब दिया है 36%, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने 36% जवाब दिया है 36% बिल्कुल सही जवाब है। यूरिया के थायोयूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो होती है 36%। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सिर्फ यूरिया, तो सिर्फ यूरिया में कितनी होती है? सिर्फ यूरिया में होती है 46% नाइट्रोजन। आगे बात समझ में। यूरिया में 46% मात्रा होती है। ठीक है। 16% क्या होती है? सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है SSP, उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है 16%। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं जो DAP होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है उसके अंदर 18%, उसके अंदर 18% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। आगे बात समझ में। और 46% क्या होती है? 46% होती है आपकी फास्फोरस। आगे बात समझ में। बहुत सारे बच्चे पी को पोटास समझते हैं। पी बेटा पोटास नहीं होता, पी का मतलब होता है फास्फोरस, के का मतलब होता है पोटास। आगे बात समझ में। फास्फोरस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे के सारे उर्वरक जो हैं, ये सारे के सारे उर्वरक कौन से हैं? ये सारे के सारे मुख्य पोषक तत्व माने जाते हैं। आगे बात समझ में। क्लियर है। थायोयूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पूछिए तो जवाब देना है 36%। सिर्फ यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पूछिए तो जवाब देना है 46%। आगे बात समझ में। अगले सवाल की तरफ चलूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चे अभी भी बहुत कम हैं। मैं रोज़ाना आपसे कहता हूँ, आप सुनते नहीं हो। मैं देखता हूँ कि 15 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं कमेंट देखता हूँ तो कमेंट मात्र 3 कमेंट कोई करके जाता है, कोई 2 कमेंट करके जाता है। कमेंट करने में आपका कुछ जा नहीं रहा, कुछ लग नहीं रहा। तो प्लीज़ कमेंट करके जाइए, लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, तभी तो बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस लाऊंगा। इसीलिए थोड़ी हार्डली रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टिस्ट मृदा में अधिकता होती है। आज तक का सबसे खतरनाक सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है टिस्ट मृदा में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? टिस्ट मृदा में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? जवाब देना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में नाइट्रोजन, दूसरा है आपके पास में पोटेशियम, तीसरा है आपके पास दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है आपके पास में मोलिब्डेनम। अब प्रश्न पूछा गया है कि जो टिस्ट मृदा होती है उन टिस्ट मृदा के अंदर किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? टिस्ट मृदा के अंदर
किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? जवाब देना है आपको। टिष्ट मृदा में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? जवाब दीजिए लाइव चैट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? टिष्ट मृदा में अधिकता होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मोलिब्डेनम। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर जिसने दिया है, टिष्ट मृदा का आंसर जिसने दिया है मोलिब्डेनम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो टिष्ट मृदा होती है इसमें मोलिब्डेनम की अधिकता होती है। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि जिन मृदाओं में अति सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि मोलिब्डेनम को क्या बोला जाता है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व की अधिकता वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो टिष्ट मृदा कहते हैं। आगे बात समझ में? अगर वो आपसे पूछता है कि जिन मृदाओं में मोलिब्डेनम की अधिकता होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भी टिष्ट मृदा कहते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि टिष्ट मृदा में किस पोषक तत्व की अधिकता होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोलिब्डेनम। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले सवाल की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है एजोला। एजोला क्या है? प्रश्न पूछा गया है एजोला क्या है? एजोला क्या है? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर एक है आपके पास में कवक, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है जलीय फर्न और चौथा है वायरस। जवाब दीजिए एजोला क्या है? जवाब देना है आपको। एजोला क्या है? एजोला क्या है? कवक है, जीवाणु है, जलीय फर्न है या वायरस है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन जवाब देना है। एजोला का क्या आंसर होगा? एजोला, एजोला क्या है? कवक है, जीवाणु है, जलीय फर्न है या वायरस है? देखिए एजोला क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है एजोला का कवक, थोड़ा उनका गलत है। जिसने इसका जवाब दिया है जलीय फर्न, बिल्कुल सही जवाब है। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। क्या है? एजोला एक जलीय फर्न मानी गई है। और ये प्रश्न पीछे डबलएओ में बार बार पूछा जाता है। डबलएओ के अंदर बार बार पूछा जाता है, तो हो सकता है इस बार एएस में भी आ जाए। एएस का मतलब क्या होता है? एएस का मतलब होता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। जेईटी का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ठीक है, अगली बात समझ में? तो एजोला जो है वो एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। अगली बात समझ में? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा यूरिया में कार्बन की मात्रा। ध्यान से समझना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है यूरिया के अंदर कार्बन की मात्रा बतानी है, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं बतानी है, कार्बन की मात्रा बतानी है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर एक है आपके पास में 46%, दूसरा है 20%, तीसरा है 60% और ऑप्शन नंबर चौथा है आपके पास में 35%। जवाब देना है यूरिया के अंदर कार्बन की मात्रा। यूरिया के अंदर कार्बन की कितनी मात्रा होती है? क्योंकि सब लोगों को पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा तो 46% होती है। ये तो सभी पढ़ के जाते हैं कि 46% नाइट्रोजन होता है। लेकिन अभी वो आपने उसने आपसे पूछा है कार्बन की मात्रा, तो कार्बन की मात्रा बताइए कितनी होती है? यूरिया के अंदर कार्बन की कितनी मात्रा होगी? देखिए यूरिया के अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है वो यूरिया में कार्बन की मात्रा होती है 20%। कितनी होती है? 20% कार्बन की मात्रा होती है। आगे बात समझ में? 20% क्या होता है? 20% यूरिया में कार्बन की मात्रा होती है। आगे बात समझ में? 46% नाइट्रोजन होता है, आप सब लोगों को पता है। लेकिन अब थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोगैस, पढ़ा होगा बायोगैस, बायोगैस पढ़ा होगा। तो बायोगैस जो होता है उसमें दो गैस होती हैं। एक होती है मेथेन, क्या होती है? मेथेन होती है। मेथेन की मात्रा पूछ ले तो 60%। एक होती है CO2, क्या होती है? CO2, तो CO2 की मात्रा पूछ ले तो 35%। तो 60% तो बायोगैस के अंदर आपसे पूछेगा वो कि बायोगैस के अंदर क्या क्या होता है। तो बायोगैस के अंदर 60% तो मेथेन होता है और 35% CO2 होता है। आगे बात समझ में? 60% मेथेन होता है और 35% क्या होता है? CO2 होता है। ध्यान रखना, कार्बन की मात्रा पूछे यूरिया के अंदर तो यूरिया में कार्बन की मात्रा होती है कितनी होती है? यूरिया में कार्बन की मात्रा 20% होती है। अगर बायोगैस में पूछता है कि बायोगैस के अंदर मेथेन की मात्रा कितनी होती है, तो बायोगैस में मेथेन की मात्रा कितनी होती है? बायोगैस में मेथेन की मात्रा 60% और CO2 की मात्रा 35% होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना बतानी है आपको कब हुई थी। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में 1966, दूसरा है आपके पास में 1969, तीसरा है 1963 और चौथा है आपके पास में 1978। जवाब दीजिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना पूछ रहा है वो कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1966 में, 1969 में, 1963 में या
1978 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। राष्ट्रीय बीज निगम का प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मैं अभी भी बता देता हूँ, बार बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखिए कैसे कंफ्यूज होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी जवाब दिया होगा 1966, ठीक है, तो 1966 इसका सही जवाब नहीं है। आगे बात समझ में, इसीलिए वो कंफ्यूज होते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा 1963। इसने पूछा है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना पूछता है तो 1966। अगर वो आपसे पूछता है कि बीज अधिनियम, अगर वो आपसे पूछता है कि बीज अधिनियम, तो बीज अधिनियम का जवाब देना है आपको, बीज अधिनियम का जवाब देना है 1966। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं समझिए। अगर वो पूछता है कि बीज अधिनियम कब बना, बीज अधिनियम कब बना, तो बनने का पूछता है तो 1966 जवाब देना है। अगर वो पूछता है कि बीज अधिनियम लागू कब हुआ, तो लागू होने का जवाब क्या देना है? लागू होने का जवाब देना है 1969। आ गई बात समझ में। एक सवाल और पूछा जाता है बार बार कि RSSC यानी कि राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, राजस्थान का पूछा जाता है, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1978 में हुई। आ गई बात समझ में। 1978 में राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। NSC की पूछता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की, तो 1963 में हुई थी। बीज अधिनियम कब बना? तो 1966 में बना। बीज अधिनियम लागू कब हुआ? तो 1969 में हुआ। आ गई बात समझ में। इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ये आप जब तक सपोर्ट नहीं दिखाओगे तब तक मेरे अंदर से भी और ज़्यादा पोटेंशियल नहीं निकल पाएगा पढ़ाने का। मैं भी इससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ और अच्छे क्वेश्चंस ला सकता हूँ। लेकिन मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे थोड़े और जुड़ जाएँ तो फिर अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ISTA की शुरुआत कब हुई। अब ISTA, बहुत से लोगों को ISTA पता नहीं होगा, मैं सारा कुछ समझा दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है ISTA की शुरुआत कब हुई। ISTA की शुरुआत 1966 में, 1969 में, 1963 में या 1978 में। अब थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिस प्रिंट हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वैसे वो होगा 1924। क्या होगा? ISTA की जो शुरुआत हुई थी, इंस्टाग्राम या इंस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं इंस्टाग्राम की या इंस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ISTA। अब ISTA क्या होता है पूरी कहानी समझ लीजिए। देखिए ISTA में I का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल होता है I का मतलब, ठीक है। फिर S का मतलब होता है सीड। S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सीड, ठीक है। S का मतलब सीड होता है। T का मतलब होता है टेस्टिंग और A का मतलब होता है एसोसिएशन यानी कि संगठन। आ गई बात समझ में, एसोसिएशन यानी कि संगठन। अब ये पूछेगा कि ISTA, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ISTA, तो ISTA की शुरुआत कब हुई? तो आपको जवाब देना है 1924 के अंदर ISTA की शुरुआत हुई। आ गई बात समझ में। फिर वो आपसे पूछेगा कि इसका मुख्य कार्यालय या मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग की स्विट्जरलैंड के अंदर स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ियों की टोगनबर्ग घाटी और सानेन जो बकरियां हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ISTA पूछता है, ISTA यानी कि इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी या एसोसिएशन, ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। आ गई बात समझ में। 1924 में स्विट्जरलैंड में ISTA की स्थापना हुई थी। इसको ISTA भी बोला जाता है, या इसको अंतर्राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण संस्था या इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, कोई नहीं, बिल्कुल आपको जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में सॉल्व करवाए जाते हैं वो क्या करवाए जाते हैं? गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, क्या करवाए जाएंगे? गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है, या आपको किसी का कुल पूछेंगे। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं किसी की, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो थोड़े डीप क्वेश्चंस हैं और थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, और शेयर भी करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, प्रमाणित बीज के थैले पर लेबल का रंग लगा होता है। जो प्रमाणित बीज होता है, उस प्रमाणित बीज का अपन जब थैला लाते हैं या बैग लाते हैं तो उस बैग पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, उस बैग पर एक टैग लगा होता है, यहाँ पर एक टैग लगा होता है, उस टैग का कलर पूछ रहा है वो कि उस टैग का कलर कैसा होता है। जवाब देना है आपको उस टैग का कलर कैसा होता है। तो जैसे सपोज डेट कि यही आपका क्या है, थैला है, और इसके अंदर मैं कलर भर देता हूँ कि इसके अंदर, तो ये देखो इस प्रकार से एक बैग होता है
जब बैग लाते हैं तो उसमें ऐसा टैग लगा होता है। आगे बात समझ में। तो ये जो टैग है, ये टैग किस कलर का है? ये टैग है नीले कलर का। किस कलर का है? नीले कलर का है। तो प्रमाणित बीज का जो थैला होता है उस पर कपड़े का एक लेबल या टैग लगा होता है, उस टैग का रंग कैसा होता है? नीला होता है। आगे बात समझ में। उस टैग का रंग कैसा होता है? उस टैग का रंग नीला होता है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अब देखिए, इसके अलावा कुछ बीज और होते हैं, जिसे अगर मैं बात करूं कि बीज की कितनी श्रेणियां हैं, तो बीज की वैसे तो 5 हैं, लेकिन अपने भारत के हिसाब से अपन 4 ही मानते हैं। आगे बात समझ में। 4 कौन कौन सी? एक तो प्रमाणित बीज, एक मूल केंद्रक बीज होता है, फिर मूल केंद्रक बीज के बाद में प्रजनक बीज होता है, फिर आधार बीज होता है, फिर पंजीकृत बीज होता है, फिर प्रमाणित बीज होता है। टोटल 5 होते हैं। लेकिन अपने भारत के अंदर जो प्रमाणित बीज होता है वो जो पंजीकृत बीज होता है, उस पंजीकृत बीज की क्या है? प्रचलन इस भारत में पंजीकृत बीज का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न पूछता है कि किसानों को कौन सा बीज देते हैं, तो आपको जवाब देना है किसानों को प्रमाणित बीज दिया जाता है। आगे बात समझ में। और प्रमाणित बीज पे थैले पर कौन सा टैग होता है? तो नीला टैग होता है। आगे बात समझ में। आधार बीज पर कौन सा होता है? तो आधार बीज पे पूछे तो सफेद होता है। प्रजनक बीज पे कौन सा होता है? तो प्रजनक बीज पे पूछे तो कौन सा होता है? पीला बीज होता है। ठीक है, पीला टैग लगा होता है। ये जो थैले होते हैं, इन थैलों के ऊपर ये विशेष प्रकार का टैग लगा होता है, जिससे टैग के देखने से ही पता चल जाता है कि ये बीज की कौन सी श्रेणी है। आगे बात समझ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बीज नमूने का वजन होता है। बीज नमूने का वजन, यानी कि बीज के लिए जब हम नमूने के लिए जब हम बीज लेते हैं, बीज को टेस्ट करने के लिए, जिसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब कभी भी हम वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, मृदा का नमूना लेते हैं, तो उसका मैंने बताया था आपको कि मृदा का नमूना लिया जाता है तो कैसे लिया जाता है, किस प्रकार से लिया जाता है। तो उस प्रकार से जब बीज का नमूना लिया जाता है तो उस नमूने का वजन कितना होना चाहिए? देखिए ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 50 ग्राम, दूसरा है 25 ग्राम, तीसरा है 250 ग्राम और चौथा है 500 ग्राम। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। बीज नमूने का वजन 50 ग्राम, 25 ग्राम, 250 ग्राम या 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बीज नमूने का वजन, बीज नमूने का वजन बताना है आपको। 50 ग्राम, 25 ग्राम, 250 ग्राम या 500 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीज नमूने का वजन। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत सही जवाब दिया है। 25 ग्राम। 25 ग्राम बीज नमूने का वजन कितना होता है? 25 ग्राम बीज नमूने का वजन होता है। आगे बात समझ में। बीज नमूने का वजन 25 ग्राम होता है। और मृदा नमूने का वजन पूछ ले तो मृदा नमूने का वजन कितना होता है? 500 ग्राम। ध्यान रखना ये मात्रा ग्राम के अंदर है। आगे बात समझ में। इसका वजन कितना होता है? 500 ग्राम होता है। क्लियर है? आगे बात समझ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और प्लीज़ कमेंट करके जाया करो। आप कमेंट करके नहीं जाते, मैं रोज़ बोलता हूँ आपको। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ कमेंट नहीं करना, आप रोज़ यहाँ कमेंट करते हो, यहाँ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। ये लाइव चैट बॉक्स है, ये लाइव चैट बॉक्स में नहीं करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जाना है और वहाँ करना है। ठीक है। और कल जिन्होंने कमेंट किए थे मैंने उनका टैग किया था। अगर वो कमेंट आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों ने ही कमेंट किया था, उनके कमेंट को मैंने पोस्ट डाली है चैनल के ऊपर। तो अगर आप भी कमेंट करोगे, आपका चैनल भी कमेंट भी अच्छा होगा, तो आपके कमेंट को भी मैं पोस्ट करूँगा। तो कमेंट करते रहो। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल शाम ठीक 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।